Hi, hello everyone. So how are you all doing? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे and अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे and I hope you all are watching my lectures जो भी मैंने अभी तक प्रोवाइड किया है. तो आज हम कंपनीज एक्ट करने वाले हैं फॉर एंड द लेक्चर नंबर इज 5. ओके, अभी तक 4 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी दे दिया है. जिसको भी लिंक चाहिए यू कैन जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे सारे लिंक्स प्रोवाइडेड है, सारे नोट्स प्रोवाइडेड है. तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and if you like my lecture please kindly like the lecture as well. Okay, so let's move ahead with our session for today, lecture for today. So लास्ट लेक्चर में हमने होल्डिंग एंड सब्सिडियरी तक कर लिया था जहां पे मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स दिया था जिससे आपका होल्डिंग सब्सिडियरी के बीच में कोई भी इश्यूज आई डोंट थिंक सो यू मस्ट बी हैविंग. इन केस यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द इन द below. You can always comment and ask me the questions or you can join my telegram channel and ask me there as well. Okay, I try my best to solve all the doubts within 24 hours, not even 24 hours, less than 24 hours. Okay, so let's begin with the lecture. तो लास्ट क्लास हमने होल्डिंग सब्सिडरी कंप्लीट कर लिया था. आज जो हमारा लेक्चर है वो है, स्टार्ट करूंगी विद एसोसिएट कंपनी. राइट, हमें एसोसिएट कंपनी से बिगिन करना है. लेट्स मूव फर्दर कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है, कैसा होता है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू सी. एसोसिएट कंपनी. तो एक बात बताओ, होल्डिंग कंपनी में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई कंपनी शेयर्स होल्ड करती है मोर देन 50% इन अनदर कंपनी या फिर कंट्रोलिंग पावर रखती है, कोई एक कंट्रोलिंग पावर रखती है जिससे उसका कॉम्पोजिशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका बहुत बड़ा हाथ हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कहते हैं. राइट, लास्ट क्लास मैंने बहुत सारे एग्जांपल से आपको समझाया था सारी बातें और मैंने नोट्स भी लिखवाए थे. अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि एसोसिएट कंपनी क्या होता है. व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी? तो प्लीज यहाँ पे देखो, अगर सपोज आपका एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी है विच इज ए. दिस कंपनी डज नॉट होल्ड शेयर्स मोर देन 50%. फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होल्ड करती है? ये होल्ड करती है अराउंड 20% शेयर्स होल्ड करती है. ठीक है, 20% शेयर्स ये होल्ड करती है. इस 20% की वजह से इसके पास वोटिंग पावर है, एक इन्फ्लुएंस है, एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूं. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इन्फ्लुएंस है ओवर दिस कंपनी. तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे एसोसिएट कंपनी. क्या कहेंगे? एसोसिएट कंपनीज. मतलब ये आपका एसोसिएट कंपनी हुआ फॉर दिस. मतलब कि अगर आप लेस देन 50% शेयर्स होल्ड करते हो, मतलब कि दिस कंपनी इज नॉट अ सब्सिडरी. ये सब्सिडरी कंपनी तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये सब्सिडरी होती तो 50% से ज्यादा होल्ड करती तो वो सब्सिडरी और आपका होल्डिंग का रिलेशनशिप हो गया. बट ये ना शेयर्स में आपका एक सब्सिडरी कंपनी नहीं है, बट स्टिल इट हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. वोटिंग पावर ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोर देन इक्वल टू 20%. अगर आपका वोटिंग पावर है, एक कंट्रोल है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको एसोसिएट कंपनी कहेंगे. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? अगर आपका मोर देन 20% अगर आपका एक वोटिंग पावर है तो फिर एक कंट्रोल है, तो हम उसको एसोसिएट कंपनीज कहते हैं. तो इसका नोट्स लिख लेते हैं, इट इज वेरी इजी. जल्दी से नोट लिखते हैं कि व्हाट इज एन एसोसिएट कंपनी. जस्ट राइट विथ मी. A company, a company in which another company, another company has a significant influence, significant influence, but is not. अब सुनो मेरी बात, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो सब्सिडरी होल्डिंग में भी है ना,
मैंने आपको बताया था होल्डिंग एंड सब्सिडरी में भी अगर वोटिंग, अगर शेयर्स नहीं है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप कहेंगे, बताया था मैंने। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, बट इज नॉट अ सब्सिडरी। मतलब ऑलरेडी ये लिखा है कि उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बहुत बड़ा इंफ्लुएंस नहीं है, एक सब्सिडरी कंपनी नहीं है, but is not a subsidiary of such company having significant influence। समझ में आया? तो कंपनी जहां पे आपका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है, मतलब सब्सिडरी का जो जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे वो वाला रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर थोड़ा सा भी मोर देन अराउंड 20% वोटिंग पावर है वगैरह वगैरह, तो फिर आपका वो क्या बन जाएगा, आपका एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। क्या इसमें एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स at least 20% control of share capital, एटलीस्ट 20% तो चाहिए ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, समझ में आया? एटलीस्ट 20% कंट्रोल चाहिए आपको शेयर कैपिटल में। तो अगर आपके पास है तो फिर क्या बन जाएगा, वो आपका एसोसिएट कंपनी बन जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है, मेरी बात समझ में, सुनना अच्छे से। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल H है, H होल्ड्स 60% शेयर्स ऑफ S कंपनी। ठीक है ना, H कितना होल्ड करता है, 60% होल्ड करता है ऑफ S कंपनी। ठीक है, एंड दिस कंपनी होल्ड्स अराउंड 23% ऑफ S2 कंपनी। मैं आपको क्वेश्चन कर रही हूं, व्हाट इज द क्वेश्चन? H का रिलेशन विथ S2, ठीक है ना, एंड देन S1 का रिलेशन विथ S3। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब मेरी बात सुनो, यहां पे H का रिलेशन S1 से क्या है? H का रिलेशन S1 से क्या है? होल्डिंग सब्सिडरी का। क्या है? होल्डिंग और सब्सिडरी का है। H का रिलेशन S2 से क्या है? ये भी आपका होल्डिंग सब्सिडरी का है। किसका है? होल्डिंग सब्सिडरी का है। S1 का रिलेशन S3 के साथ क्या है? S3 नहीं, आई मीन S2 के साथ क्या है? क्या है? ये आपका एसोसिएट कह सकते हैं क्या? अगर सिर्फ हम इसका कैटेगरी का मानेंगे, क्या कह सकते हैं? एसोसिएट कंपनी कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं ना। H1 का कोई यहाँ पे 0% है, याद रखना 0%। तो यहां भी मैं S1 का S2 के साथ क्या कर सकते हैं? एसोसिएट कंपनी है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई? तो ये आपका एक तरीके से आपका जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, आई होप नाउ इट इज क्लियर। अगर मोर देन 50% है तो आपका होल्डिंग सब्सिडरी होगा, अगर आपका मोर देन 20% है तो आपका एसोसिएट होगा। क्लियर? एकदम इजी। चलो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो हम करेंगे एनपीओ। एनपीओ समझते हो ना? व्हाट इज एनपीओ? सेक्शन 8 लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। हालांकि ये अभी अभी एग्जाम में आया था, आई डू नॉट थिंक इट विल कम दिस टाइम, बट यू नेवर नो विद आईसीआई। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब एनपीओ होता क्या है? एनपीओ का फुल फॉर्म है आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो प्रॉफिट नहीं बनाती है। जैसे आप और मैं अगर बिजनेस खोलेंगे तो हम बिजनेस क्यों खोल रहे हैं? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक प्रॉफिट। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज जो होती है, जो नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, वो क्यों खोले जाते हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो कोई चैरिटी, कोई रिलीजियस फंक्शंस, कोई चैरिटी वगैरह के लिए खोला जाता है।
तो इसमें दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें दो तीन बातें जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिए। इसमें होता क्या है मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ कि इसमें क्या क्या ऐसा चीज है जो आपको याद रखना है। Now this company, when is this company, why is this company formed? तो what is the objective of this company to be formed? तो इसका कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर फॉर्मेशन, कि ये कंपनी फॉर्मेशन क्यों होती है, क्यों की जाती है, why is it formed? तो आप क्या लिखने वाले हो, आपका आंसर क्या होना चाहिए, जब आप आंसर लिखोगे, अगर आपने ये सब हेडिंग्स दे दी तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस कंपनी is involved in social welfare। ये सोशल वेलफेयर के कार्यक्रमों के लिए बनाए गए हैं। एजुकेशन, कभी कोई एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए गए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च लिखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मत लिखो, रिसर्च लिखो। देन राइट चैरिटेबल एंड रिलीजियस डोनेशंस, चैरिटेबल एंड रिलीजियस डोनेशंस, इसके लिए बनाए गए हैं ये। फिर आप क्या लिखोगे, प्रमोशन करता है ये, एक तरीके से ये प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट, राइट, साइंस, आर्ट, रिलीजन, इन्वायरमेंट वगैरह के को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फॉर्म, ये कोई प्रॉफिट बनाने के लिए फॉर्म नहीं होता, ये एक तरीके से चैरिटेबल इंस्टीट्यूट होता है, सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। लेट्स मूव फर्दर नाउ। आई होप आप कॉपी कर रहे हो मेरे साथ साथ। नाउ नेक्स्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका जो आपका मेन पर्पस क्या है, टू एप्लीकेशंस क्या है, लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट एप्लीकेशंस। इसमें लिखिए कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट but uses that only for charitable purposes। ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट its own profit as dividend, और कैसे भी किसी भी तरीके से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते टू इट्स मेंबर्स। मतलब समझ में आया कि ये अपना प्रॉफिट, इसको कोई हक नहीं है, इसको कोई राइट नहीं है कि ये अपना प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड, जैसे बाकी कंपनीज क्या करती है, डिविडेंड देती है अपनी शेयर होल्डर को, अपने मेंबर्स को एक तरीके से ये डिविडेंड देती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्योंकि सारा प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका है, शेयर होल्डर का होता है। तो बाकी कंपनीज जो होती है वो सारा प्रॉफिट अपना डिविडेंड के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है to all the shareholders, but no, NPOs are not allowed to do that. They cannot distribute their own profit to its members। वो अपना प्रॉफिट कोई और चैरिटेबल पर्पस के लिए ही सिर्फ यूज कर सकते हैं, बाकी कोई चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। समझ में आया। फर्दर मूव करते हैं, स्टेटस कैसे ग्रांट होता है। फर्दर टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखो, ये तो स्टेटस लिखो, चलो स्टेटस क्या है, कौन देता है, स्टेटस ग्रांटेड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कौन इसको स्टेटस देता है, कौन एनपीओ को स्टेटस देता है कि हाँ भाई साहब आपको एनपीओ खोलने का अधिकार है, कौन देता है। और अगर सपोज एनपीओ ने कोई गलती कर दी तो किसके पास राइट्स है, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखो कि क्या है। तो इसका स्टेटस कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट provides the grants such status, grants such license या status। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। बट इन केस however
सीजी कैन, ये भी लिखो, सीजी कैन डेलीगेट सच पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू आरओसी। मतलब क्या, अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पावर देता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो बोल सकती है रजिस्ट्रार, आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ये पावर, ये लाइसेंस उसको दे दो। समझ में आया, आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप ये लाइसेंस उसको दे दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये काम आरओसी को दे सकती है, ये पावर आरओसी को दे सकती है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखना है, अगर सपोज ये एनपीओ ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द चैरिटेबल पर्पस, लेकिन लेटर ऑन वो बिजनेस में प्रॉफिट कमाने लगती है और प्रॉफिट खुद के लिए यूज करने लगती है, लेटर ऑन वो चैरिटी पर्पस नहीं रहता, तो क्या गवर्नमेंट ये लाइसेंस को ले सकती है वापस? यस, तो गवर्नमेंट इस लाइसेंस को वापस ले सकती है। तो क्या लिखोगे इन केस, तो यहां पे क्या लिखोगे, रिवोकेशन लिखो, रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस लिखो। In case if the conditions of section 8, क्या कंडीशंस है कि खुद का चैरिटेबल होना चाहिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो सारे कंडीशंस है आपके सेक्शन 8 में, अगर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, इफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 8 आर कॉन्ट्रावीन्ड देन और कंपनी conducts fraudulent activities, then क्या होगा, तब क्या हो सकता है, तब क्या ऑप्शन है, then CG can revoke such license। सीजी क्या कर सकती है, इस लाइसेंस को वापस ले सकती है। समझ में आया। नेक्स्ट चीज क्या लिखोगे, नेक्स्ट चीज क्या लिखोगे, इसका इफेक्ट, इफेक्ट क्या होगा ऑफ रेवोकेशन, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या होगा कि नाउ द कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी हैज टू तो हटाओ, लिखो वंस द लाइसेंस is revoked, सीजी में direct the company to convert its status and wind up or amalgamate with other companies। मतलब क्या हो गया, अगर सपोज कोई भी कंपनी ये काम, गलत काम करती है, सेक्शन 8 कंपनी अगर कोई भी गलत काम करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका लाइसेंस तो ले लेगी, और एक बार अगर लाइसेंस ले लेती है तो वो कंपनी तो बनी हुई है ना, वो कंपनी तो काम कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई साहब आप अपना स्टेटस को अब सेक्शन 8 से प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करो, मतलब कन्वर्ट कर लो अपना स्टेटस को, नाउ यू आर नो मोर अ सेक्शन 8 कंपनी। अब आप अपना स्टेटस को चेंज करो, या तो आप एक प्राइवेट कंपनी बन जाओ और या तो एक पब्लिक कंपनी बन जाओ, या तो कोई और कंपनी के साथ अमेलगमेट कर लो, अमेलगमेट का मतलब होता है मर्ज कर लो, या तो कंपनी को बंद कर लो। तो तीन ऑप्शंस दिए जाएंगे, तीनों ऑप्शंस क्या क्या है, या तो कन्वर्ट करो अपना स्टेटस को, या तो पब्लिक और प्राइवेट में, या तो आप बंद करो कंपनी को, पूरा वाइंड अप कर दो, और या तो आप अमेलगमेट करो विद अदर कंपनीज, दूसरी कंपनी के साथ आप या तो अमेलगमेट कर लो। ये तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे उसका रेवोकेशन लेने के बाद। क्लियर हुआ ये बात नाउ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टाइप ऑफ कंपनीज, ये कंपनीज कैसा होता है, टाइप ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये क्या होता है, क्या ये पब्लिक कंपनी है, क्या ये प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों ही नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, ये एक लिमिटेड कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी, तो लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इसकी। फिर दूसरा क्या लिखोगे, cannot use
the word private or limited after its name, उसके नेम के बाद ये वर्ड यूज नहीं कर सकते। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं मैं, रिलायंस फाउंडेशन आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखो ये रिलायंस फाउंडेशन किस लिए बना था? फॉर चैरिटेबल पर्पस। क्या वो प्राइवेट यूज कर रहा है? नहीं। क्या वो लिमिटेड यूज कर रहा है? नहीं। फिर एक और आपका ट्रस्ट है, उसका नाम क्या है? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट। ये आपने सुना या नहीं सुना, आई डोंट नो, बट ये है आपका तिरुपति बालाजी ट्रस्ट। आई होप यू नो तिरुपति बालाजी। ये भी एक ट्रस्ट है जहां जो आपका सेक्शन 8 कंपनी है और जो आपका प्राइवेट या लिमिटेड नहीं है। तो देखो दोनों के नाम के पीछे क्या आपका प्राइवेट या लिमिटेड लगा हुआ है? नहीं। तो आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो, आप ये सारे वर्ड्स को यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज पब्लिक और प्राइवेट और लिमिटेड। समझ में आया आपको? तो ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखोगे? नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कोई मिनिमम कैपिटल आपका रिक्वायर्ड नहीं है इस केसेस में। क्लियर? फिर एक और चीज लिखो प्लीज, एक और चीज लिखो, पार्टनरशिप फर्म जो होता है कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया? अगर सपोज सेक्शन 8 के मेंबर्स होंगे ना, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, तो क्या पार्टनरशिप फर्म, कोई एक फर्म जो एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो चैरिटेबल ट्रस्ट का एक मेंबर बन सकता है क्या? यस, तो लॉ ने वो अलाउ किया है। तो क्या लिखोगे? पार्टनरशिप फर्म can be a member of section 8। सेक्शन 8 कौन सा हुआ? ये एनपीओ वाले सेक्शन 8 कंपनीज। समझ में आया आपको? इस कंपनी का वो क्या बन सकता है? ये आपका एक पार्टनरशिप फर्म बन सकता है। लेट मी चेक नाउ। अब जैसे कि यहाँ पे एक और आपका है कि जनरल मीटिंग बुलाना है, तो ऑफ कोर्स जैसे कंपनी रन करती है, कंपनी अगर रन करती है, कंपनी को भी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है, तो इसी में भी इसको भी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। लेकिन इसके पास ऑप्शन क्या है कि ये इसको अपना, जैसे जनरल मीटिंग क्या होता है, जैसे हर कंपनी को हर 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में है, कुछ कुछ लिमिट्स है जो आप अपने इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। तो कंपनीज को जनरल मीटिंग बुलाना पड़ता है, सारे मेंबर्स मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक मीटिंग होता है, एजेंडा डिसाइड होता है, वो सारी चीजें होती है। तो इस कंपनी को भी बुलाना पड़ेगा ना, सेक्शन 8 कंपनी को भी बुलाना पड़ेगा। तो जनरल मीटिंग बुलाने के लिए एज पर कंपनीज एक्ट डिफॉल्ट लॉ है 21 डेज का। कितने दिनों का? 21 डेज का है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को सिर्फ 14 दिन में ही आप जनरल मीटिंग बुला सकते हो। मतलब जो नोटिस देते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, आई थिंक यू ऑल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेल, प्लीज समझिए मेरे बात। एक जनरल मीटिंग आपको बुलाना है, सपोज फॉर एग्जाम्पल 14 नवंबर को, ठीक है, आपको बुलाना है, तो आपको ना 21 डेज पहले ही नोटिस देना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। नोटिस देना पड़ेगा 21 डेज पहले। तो कितना हुआ वो? अगर आप काउंट करो तो कितना दिन हो गया आपका? 21 डेज पहले का अगर नोटिस चाहिए तो 14 डेज तो यहाँ हो गए, 14 और उसके पहले और 7 डेज, तो अप्रोक्सीमेटली आपको नोटिस देना पड़ेगा 23rd को, राइट? 23rd नवंबर तक आपको नोटिस देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली माय कैलकुलेशन में भी रॉन्ग, बट 23rd अक्टूबर तक आपको नोटिस देना पड़ेगा। समझ में आया? और उसके 21 डेज के बाद ही आप जनरल मीटिंग होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के लिए लॉ ने थोड़ा रिलैक्सेशन किया है, कहा है कि 14 डेज खाली आप नोटिस दे सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 1 नवंबर को, या आपका 1 नवंबर को अगर आप नोटिस देते हो तो आपका चल जाएगा। समझ में आया? 1 नवंबर को भी ओनली 14 डेज पहले ही अगर आप नोटिस देते हो तो चलेगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहां लिखने वाले हैं हम। प्लीज देखिए, तो क्या लिखोगे? can call its general meeting by giving 14 days notice instead of 21 डेज। समझ में आया? 21 डेज के अलावा वो 14 डेज में ही खाली दे सकता है, ठीक है। एंड पार्टनरशिप फर्म आपका सेक्शन 8 का मेंबर बन सकता है,
राइट, ये सब समझ में आ गया। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब आगे आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है आपका वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप लिखो, सेक्शन 8 का वाइंडिंग अप। मतलब अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बंद करते हो तो आपका क्वेश्चन होगा, मैम जो भी प्रॉफिट है, जो भी एसेट्स है, आपने कहा कि उसको डिविडेंड के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अगर हम कंपनी बंद करते हैं तो बंद करने के बाद अगर एसेट्स होता है तो उस एसेट्स का क्या करेंगे? समझ में आया आपको? एसेट्स जो भी प्रॉपर्टी कंपनी का, उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? तो प्लीज राइट ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, ड्यूरिंग वाइंडिंग अप assets will not be distributed to its members. Instead, it will be transferred to another section 8 company only. मतलब कि आपका जितना एसेट्स है वो आप कोई और सेक्शन 8 कंपनी को ट्रांसफर कर दो, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप कंपनी बंद करते हो तो आप किसी और को, कोई और सेक्शन 8 कंपनी को आप ट्रांसफर कर दो, लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्या? वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। अब आगे देखते हैं, दो तीन चीजें और देखनी है हमें। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, याद है हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल क्या क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल आपका कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका दो कंपनीज है, एक है आपका लिस्टेड और एक है आपका अनलिस्टेड। अनलिस्टेड, राइट? तो लिस्टेड में हमने क्या, हमको क्या पता है, बहुत इजी है, एकदम इजीली समझाऊंगी कि जो भी कंपनी जिसका शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया हो, रजिस्टर किया गया हो, जिसके शेयर्स आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हो, तो वो सारे हो गए आपके लिस्टेड कैपिटल, लिस्टेड टाइप ऑफ कंपनीज। और अनलिस्टेड हो गए जो आपके शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, जिसके शेयर्स पब्लिक नहीं खरीद सकती, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी। तो क्या लिखोगे आप? कंपनीज which has its securities listed on any recognized stock exchange, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज। समझ में आया? यहां क्या लिखोगे? कंपनीज विच डू नॉट हैव इट्स सिक्योरिटीज मीन्स कंपनीज which do not have its securities listed on recognized stock exchange। समझ में आया? यहां तक क्लियर है ना? बहुत इजी था, दोनों पॉइंट्स बता दिए मैंने। अब हमने एनपीओ पढ़ा था, एनपीओ के अलावा और भी तो थे ना, गवर्नमेंट कंपनीज थी, फॉरेन कंपनीज थी, एनपीओ था मैंने कहा था। तो अदर कंपनीज के अंदर आता है आपका गवर्नमेंट कंपनीज। क्या आता है? गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी एज पर ओनरशिप था, राइट? एज पर ओनरशिप था। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है? जल्दी से मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरे साथ साथ लिखिएगा। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है? आपको पता है, जल्दी जल्दी करवाऊंगी क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। जिस कंपनी में आपका मोर देन 51, नॉट लेस देन, मतलब मोर देन 50% शेयर्स अगर कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या टुगेदर कोई भी अगर होल्ड करता है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। तो प्लीज लिखिए, कंपनी इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब दोनों मिला के, पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय एसजी, holds not less than 51
51% शेयर्स, नॉट लेस देन 51 क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि 50% तो हो गई, 51% शेयर्स, तो इसको इज कॉल्ड गवर्नमेंट कंपनी, इसको गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें एक और पॉइंट ऐड कीजिए, इट इंक्लूड्स subsidiaries of government companies as well, गवर्नमेंट कंपनीज एज वेल। मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी का कहानी समझाया था, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है, प्लीज यहां ध्यान से सुनना, एक गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक इस कंपनी में अगर सपोज 20% शेयर्स होल्ड करती है, और इस गवर्नमेंट कंपनी का एक सब्सिडरी है, ये अगर 50% होल्ड करती है, दोनों मिला के मोर देन 51% हुए ना, मोर देन 51% हुए ना, देन इट इज दिस कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई? अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर आपका एक कंपनी में 20% शेयर्स होल्ड करता है, और गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी कंपनी है जो 50% शेयर्स होल्ड करता है, दोनों मिला के मोर देन 51% हुआ, तो इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ए को भी हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, जैसे मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी में समझाया था वैसे ही। क्लियर? Let's move ahead now. Foreign companies. Please write foreign companies. इसको लिखो जल्दी से कि what is a foreign company? Means foreign company means a company और body corporate जो कोई एक्ट के अंदर बना है, incorporated outside but जो बाहर बना है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है, और थ्रू एन एजेंट, बस राइट फॉर नाउ, एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली and conducts business in India in any other manner। मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात अच्छे से ध्यान से। हुआ क्या था कि पहले लॉ क्या था कि अगर एक कंपनी जो बाहर है, आउटसाइड इंडिया बनी है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करती थी, उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस है इन इंडिया, तो हम सिर्फ इसी को क्या कहते थे, फॉरेन कंपनी कहते थे। मेरी बात समझ में आ गई? पहले क्या था कि अगर कोई कंपनी जो बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस उसने रखा है, तो हम उसको फॉरेन कंपनी कहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि ये प्लेस ऑफ बिजनेस ना नहीं रखते लोग क्या करते थे कि बाहर की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू या ऑनलाइन बहुत सारा बिजनेस करने लगी इंडिया में, तो क्या हम उसको फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे क्या? हाँ, तो लॉ ने क्या कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन थ्रू सम एजेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से या खुद से या जिस भी तरीके से अगर आप बिजनेस कर रहे हो इंडिया में, जिस भी तरीके से, मैटर नहीं करता कि आप कोई एक एस्टैब्लिशमेंट को एस्टैब्लिश करो और फिर आप बिजनेस करो, इट डजंट मैटर। ओके, अगर आपने कोई भी तरीके से अगर कोई भी बिजनेस इंडिया में किया है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे,
भले ही इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, भले ही किसी एजेंट के थ्रू हो, भले ही खुद से हो, भले ही जो भी चीज तरीके से हो, इन एनी मैनर अगर आपने बिजनेस किया है इंडिया में और आपका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हो, जो भी, आपको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे और लॉ उसी हिसाब से एप्लीकेबल बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो वैसे टाइप की बिजनेस को हम क्या कहेंगे? फॉरेन कंपनी कहेंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया ना? आई होप वापस से रीडिंग कर लेती हूँ एक बार। तो मीन्स अ कंपनी or a body corporate incorporated outside India but has a place of business in India whether by itself or through an agent. फिजिकली देखो, फिजिकली मतलब कि आपने पूरा एक खड़ा कर दिया बड़ा सारा एस्टैब्लिशमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट्स बिजनेस, आप कैसे भी बिजनेस करते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस कंडक्ट करते हो, इन एनी मैनर, कोई भी तरीके से, आपको हम फॉरेन कंपनी कहेंगे भाई साहब। केस क्लोज। समझ में आया ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी कहते हैं। अच्छा, यहां तक हमारा हो गया। कैन यू प्लीज गो बैक टू सेक्शन 8 कंपनी? वहां पे मेरा एक पॉइंट छूट गया है। सेक्शन 8 कंपनी में यहां पे प्लीज राइट पॉइंट, एक पॉइंट मिस हो गया है डिफॉल्ट का, तो उस डिफॉल्ट को आप प्लीज लिखिए। कहां लिखोगे आप? उस डिफॉल्ट को यहां लिखिए प्लीज, मिस आउट हो गया। अगर आपके पास जगह है तो प्लीज राइट सेक्शन 8 का, अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है, आई मिस दिस आउट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अगर सपोज हमने सेक्शन 8 का लॉ फॉलो नहीं किया, कॉन्ट्रावीन किया है, अगेन एंड अगेन कॉन्ट्रावीन किया है, तो क्या होगा प्लीज देखो। अगर हमने कोई भी डिफॉल्ट किया है तो 10 lakhs to 1 crore क्या होगा? चार्जेबल होगा। चार्जेबल होगा बाय द डायरेक्टर्स और एनी मेंबर जो भी डिफॉल्ट में होगा उससे चार्ज करेंगे, या तो इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब जेल जाना पड़ेगा अप टू 3 इयर्स, और 25,000 to 25 lakhs अगर फ्रॉड किया है, और बोथ, दोनों कर सकते हैं या तो कोई एक कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो इन दोनों को हम लोग कर सकते हैं या फिर कोई भी एक चीज कर सकते हैं, इन केस अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो। समझ में आया ना? और अगर आपका फ्रॉड है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, फ्रॉड के केसेस में बोथ हो सकता है, फ्रॉड के केसेस में दोनों ही हम चार्ज कर सकते हैं, और वरना सिचुएशन के हिसाब से वी आर गोइंग टू चार्ज कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है सेक्शन 8 कंपनी में, तो आपको 10 लाख से 1 करोड़ हम चार्ज कर सकते हैं बाय द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स जो भी फॉल्ट में है, और या तो हम इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं 3 साल तक, और या तो उनको फाइन चार्ज कर सकते हैं 25,000 टू 25 लाख तक, जो भी होगा। और अगर दोनों केसेस में अगर फ्रॉड है तो दोनों को ही हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ये भी और ये भी। फ्रॉड के केसेस में दोनों ही आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? इजी एकदम। तो ये आपका सेक्शन 8 कंप्लीट हो गया, फॉरेन कंपनीज कंप्लीट हो गए, और गवर्नमेंट कंपनीज कंप्लीट हो गए। क्लियर? लेट्स मूव अहेड नाउ। अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे आपका कंपनी क्या है? डोरमेंट कंपनी। चलो डोरमेंट कंपनी देखते हैं कि व्हाट इज डोरमेंट कंपनी। सेक्शन 455। लेट्स मूव अहेड। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? सेक्शन 455। सेक्शंस का टेंशन मत लो, सेक्शंस याद कराने का तरीका बहुत अच्छा है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगी आफ्टर आई कंप्लीट ऑल द कंपनीज, टाइप ऑफ कंपनीज। तो देखो, ऐसी कंपनी, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसी कंपनी जो आपकी रजिस्टर तो है भाई साहब, सुनो, जो आपकी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर में है, ठीक है, लेकिन लास्ट 5 इयर्स से कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। लास्ट 5 इयर्स क्या, लेकिन उसमें कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे हैं उस कंपनी में। समझ में आ गया? बहुत ही लंबे समय से कोई भी नो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मैम, लेकिन ऐसे तो कितने दिन तक कंपनी चलेगी? तो ऐसा कंपनी जो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसको बंद करने के पहले
5 साल दिया गया है, 5 इयर्स तक आपको डोरमेंट रहे रखेगा। अगर 5 साल तक में भी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसको हम क्या करेंगे, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई, तो उसको फिर हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से लिखो, देयर आर few points that you need to write, please write. Where a company is formed, where a company is formed, but no business transactions occur, or no future project is being conducted, then in such case a company will be called a dormant company. समझ में आ गया? मतलब क्या बोल रही हूं मैं कि अगर एक कंपनी है जो कोई भी बिजनेस फॉर्म्ड बट नो बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑकर, फॉर्म हो चुका है लेकिन कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, और न तो फ्यूचर प्रोजेक्ट, कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट भी नहीं है उसके पास, है ना, तो ऐसे टाइप की बिजनेस को हम क्या कहेंगे, कंपनी को हम क्या कहेंगे, हम डोरमेट कंपनी कहेंगे। अब आप बोलोगे मैम बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आप एक कंपनी खोल रहे हो तो रेंट वगैरह तो देना पड़ेगा ना, आपको हर साल कोई ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह तो देना पड़ेगा, तो क्या उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस मान लेंगे क्या? नहीं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए लॉ ने आपको मेंशन किया है कि आपको ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है, टू कंपेयर कि वो डोरमेंट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, लिखो प्लीज, सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या क्या होगा? आर नॉट दीज, ये सारे जो मैं बता रही हूं ये सारे आपके सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। नंबर वन क्या नहीं है कि पेमेंट ऑफ फीस, कंपनी का कोई भी फीस होता है ना, कंपनी को क्रिएट करने के लिए फीस लगते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ फाइलिंग करने को फीस लगते हैं, ऐसा कुछ भी कंपनी का कोई भी फीस होता है ना, अगर आप वो फीस दे रहे हो टू द आरओसी तो उसको हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो आपका कंप्लायंस है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या वो बिजनेस के लिए कर रहे हो क्या? नहीं, वो तो कंप्लायंस है एक तरीके से, ठीक है। दूसरा कि पेमेंट मेड अंडर अंडर एनी एक्ट, कोई एक्ट के अंदर अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब कि कोई एक्ट को ऑब्लिगेशन है कोई आपका, अंडर एनी एक्ट और लॉ, अगर उसके अंडर आप कर रहे हो तो वो भी आपका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुआ, वो तो आपका कंप्लायंस है, आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जेल हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये भी आपका कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि ये भी आपका अंडर द एक्ट है। फिर क्या होता है, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, जैसे कि रेंट वगैरह, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, तो ये भी आपका हम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस में काउंट नहीं करेंगे। पेमेंट ऑफ क्या, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, पेमेंट फॉर आर, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस और एंड रिकॉर्ड्स, जो भी अगर आप मेंटेन करने के लिए पेमेंट कर रहे हो तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? फिर लिखो, नेक्स्ट क्या लिखो, डोरमेंट कंपनी also includes company who did not file financial statements
or annual return or did not conduct a business transaction for 2 years. फॉर 2 years मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला आपको, अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन 2 साल तक नहीं करते हो और लॉ देख रहा है तो आपको डोरमेंट कंपनी का वो आ जाएगा कि स्टेटस डोरमेंट कंपनी का ले लो। अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल्स नहीं किया है, आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, तो ये सारी चीजें अगर आपकी 2 साल तक कंटिन्यू रहती है तो ऑटोमेटिकली आपको क्या कह दिया जाएगा, डोरमेंट कंपनी कह दिया जाएगा। तो अब आप बोलोगे मैम कितने साल तक गवर्नमेंट कंपनी का ठप्पा आपके ऊपर लगा रहेगा, स्ट्राइक ऑफ होने के पहले, कंपनी को पूरा का पूरा खत्म करने के पहले, तो 5 साल तक रहता है। तो क्या लिखोगे, मैक्सिमम डोरमेंसी इज अलाउड फॉर 5 years। कितने साल तक, 5 years के बाद फिर आपके पास स्ट्राइक ऑफ का वो आ जाएगा कि भाई साहब बंद करो, आपको खत्म बात, अब आप कंपनी को बंद करो क्योंकि आपने कोई भी ट्रांजैक्शन 5 साल तक नहीं किया है, तो कंपनी को अब बंद करने का समय आ गया है। मेरी बात समझ में आ गई, इजी एकदम। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं विद द निधि कंपनी। अब निधि कंपनी क्या होता है, प्लीज राइट, नेक्स्ट इज निधि कंपनी। अब देखो आप लोग अगर कोई भी आप में से कोई भी एक सोसाइटी में रहता होगा ना, कोई बिल्डिंग सोसाइटी में, तो आपने देखा होगा कि आपका एक फंड बनता है। रिमेंबर, आपका एक फंड बनता है सोसाइटी का, बिल्डिंग का, जिसमें सारे मेंबर्स पैसा देते हैं, ठीक है। फिर उस पैसा को ना आप उस मेंबर्स के लिए खर्चा करते हो, आप कोई बाहर वालों के लिए नहीं करते। आप क्या करते हो, उस मेंबर्स को, उस पैसों को उस मेंबर्स के लिए ही खर्चा करते हो, ठीक है ना। समझ में आया। तो निधि कंपनी क्या होता है, ये भी ना एक तरीके से एक ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, इनसे थोड़े थोड़े पैसे लेता है ताकि इनका पैसा क्या हो, खर्चा ना हो, और एक तरीके से बैंक की तरह काम करता है। इनसे पैसा लेता है और इस पैसे को पूरा जोड़ता है, मतलब इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद अगर कोई थर्ड पार्टी को अगर पैसा चाहिए होता है तो उनको लोन के लिए देता है, अगर कोई मेंबर्स के बेनिफिट को चाहिए तो मेंबर्स को बेनिफिट के लिए दे देता है। तो इस हिसाब से इतने सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सारे मेंबर्स मिलके एक फंड क्रिएट करते हैं। वो फंड क्या होता है, फिर यूटिलाइज होता है एक तो या तो मेंबर के बेनिफिट के लिए, या तो थर्ड पार्टी को लोन लेने के लिए, थर्ड पार्टी को लोन देने के लिए। तो ये सारी चीजों के लिए वो यूटिलाइज किया जाता है सिर्फ, और कोई काम नहीं होता इस कंपनी का। तो ऐसे कंपनीज को हम क्या कहते हैं, निधि कंपनी कहते हैं। समझ में आया, ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, निधि कंपनी कहेंगे। तो प्लीज राइट, द कंपनी विच इज क्रिएटेड, जो क्रिएट की जाती है, विच इज क्रिएटेड किसके लिए, फॉर द बेनिफिट, फॉर बेनिफिट ऑफ मेंबर्स, फॉर कल्टिवेटिंग अ हैबिट ऑफ, फॉर कल्टिवेटिंग अ हैबिट ऑफ सेविंग। मतलब आप खर्चा कर दोगे, इससे अच्छा निधि कंपनी में डाल दो पैसे, ताकि आपके पैसे भी बचेंगे, आपको बाद में इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। कल्टिवेटिंग अ हैबिट ऑफ सेविंग एंड कॉस्ट कटिंग by taking deposit from the members and issuing लोन टू थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को लोन दे देती है ये। थर्ड पार्टी फिर इंटरेस्ट देगा, वो इंटरेस्ट किसके काम आएगा, आपके मेंबर्स के काम आएगा। समझ में आया आपको। तो एक और चीज लिखो, निधि कंपनी कैन टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स बट नॉट फ्रॉम थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी से लेने लगेगा तो ये तो बैंक बन जाएगा ना। तो क्या कहता है, निधि कंपनी ना क्या कर सकती है, प्लीज यहां देखो,
ये निधि कंपनी है, इसके मेंबर्स है, और ये आपका थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। तो कहता है कि ये क्या करेगी, थर्ड पार्टी से, मेंबर से तो डिपॉजिट ले लेगी और लोन देगी थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी से डिपॉजिट नहीं लेगी। मतलब ये जो थर्ड पार्टी से आप डिपॉजिट लोगे ना, वो आपका अलाउड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? डिपॉजिट थर्ड पार्टी से नहीं ले सकते, लोन थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, और डिपॉजिट सिर्फ आप मेंबर्स से ही ले सकते हो। क्लियर? एकदम इजीली समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये एकदम क्लियर है। और ये क्या करेगी, इसको ही देगी, मतलब दे भी इसको सकती है, ले भी इससे सकती है, और ये वाला चीज, ठीक है, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। पीएफआईज, पीएफआईज क्या होता है, व्हाट इज अ पीएफआई? लास्ट टॉपिक है हमारा, फिर हमारा ये क्लास ओवर हो जाएगा। नाउ पीएफआईज का मतलब क्या होता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ पीएफआई। Any financial institution which is owned by a government, which is a government company, तो क्या लिखोगे? Any financial institution owned by government, गवर्नमेंट उसको ओन करती है, गवर्नमेंट की है, इज अ पीएफआई, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होगा आपका, एलआईसी, एलआईसी आपका गवर्नमेंट का फाइनेंशियल आपको देती है, मेच्योरिटी पे पैसा देती है, एलआईसी हो गया। फिर आपका क्या हो गया, आईडीएफआई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, आईडीएफआई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी हो गया। फिर आपका क्या हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें याद कर लो, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बस ये सारे आपके पीएफआईज है, तो ये वाला जो चीज है वो आप थोड़ा सा याद कर लो, ठीक है। क्या है, एलआईसी है, आईडीएफआई है, यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। फिर क्या है, एनी इंस्टीट्यूशंस, कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट बताती है, एनी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय, any institution notified by सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और एनी इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद आरबीआई, तो सेम चीज है, इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन कंसल्टेंसी विद आरबीआई, विद आरबीआई। अगर आरबीआई भी कहती है तो भी वो आपका पीएफआई बन जाएगा, बस इजी सा है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो पीएफआई का लेकिन दो कंडीशंस है, पीएफआई को अगर बनाना है तो देयर आर टू कंडीशंस, तो प्लीज लिखो टू कंडीशंस टू बी पीएफआई। दो कंडीशंस क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, प्लीज राइट नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या है, कि ये स्टैब्लिश होना पड़ेगा, स्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ और एक्ट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ, जैसे एलआईसी है, इंश्योरेंस है, तो वो किसके एक्ट के अंदर बना है, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बना है ना, कोई एक एक्ट के अंदर वो इंश्योरेंस कंपनी बनी है। तो आपको अगर पीएफआई कंस्ट्रक्ट करना है, एस्टैब्लिश करना है, तो कोई एक लॉ या एक्ट के अंदर ही जो हो, जिसका लॉ या एक्ट हो, उसके अंदर अगर आप स्टैब्लिश करोगे तो ही हम पीएफआई मानेंगे। और दूसरी चीज, एटलीस्ट 51% of paid up capital must be controlled or held by सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या बोथ। समझ में आया? इनमें से अगर आपका कुछ भी है तो हम क्या कहेंगे, उसको पीएफआई कहेंगे। इजी, समझ में आ गया? तो ये आपका जितना भी अभी तक आपका टॉपिक था, आपका कंपनीज थी, वो सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। लेकिन इस कंपनी में ना आपको सेक्शंस याद करने हैं, थोड़े बहुत अगर याद करने की इच्छा है तो उस सेक्शंस को मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ, हाउ टू रिमेम्बर। तो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको सेक्शंस याद करवाने वाली हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, तो प्लीज यहां देखो। क्या है, सुनो अच्छे से। अब आपको मैंने क्या क्या बताया था, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई जस्ट इट आउट। हमने क्या क्या पढ़ा है, सेक्शन नंबर 2 6 पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, 2 20 पढ़ा है, 2 20 पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है, 2 21 22 23, 2 21 2 22 2 20 21 22, फिर क्या है, 42 42 45 46 62 69 चलो 22 के बाद क्या है, 42 245, फिर क्या है, 246, फिर क्या है, 262 है ना, 262, very good, then we have 268, isn't it, then we have 268, 268, then we have 271, और फिर क्या है, 287, 287, 292 और 292 अनलिमिटेड, या 292, राइट, ओवर डन। चलो जी, अब इसको याद कैसे करना है, सुनो मेरी बात। अब आपको लाइन वाइज नंबर दिख रहा है, मतलब कि छोटे से बड़ा नंबर है ना, छोटे से बड़ा है ना, 6 20 21 22 42 45 46 62 लाइन से है, तो इसको अगर मैं अल्फाबेटिकली लिखूं तो क्या मेरा आएगा, क्या प्लीज देखो, अल्फाबेटिकली लिखने की कोशिश कर रही हूं, एसोसिएट कंपनी, मेरे साथ साथ देखना कि क्या मैं सही लिख रही हूं या नहीं। एसोसिएट, सबसे पहले ए आता है, एसोसिएट कंपनी, राइट, एसोसिएट कंपनी, फिर क्या आएगा, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड, तो क्या आएगा, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी, राइट, रजिस्टर्ड, लिखो, कंपनी विच इज रजिस्टर्ड, ठीक है ना, फिर क्या आएगा, कंपनी दैट इज अ गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, फिर क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय शेयर, फिर क्या है 42 में, ए बी सी, देखो ये सी है, ये वाला आपका सी है, फिर क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ आएगा, फॉरेन कंपनी, नेक्स्ट क्या है आपका, फॉरेन कंपनी, लिखो, फॉरेन कंपनी, राइट, देन यू हैव गवर्नमेंट, ई एफ जी, then you have government company, right, and then you have a GH holding company, right, and GFEH, GHIJKLMNO, O से क्या है, OPC, 1% कंपनी, फिर क्या आएगा, OP, एक्सक्यूज मी सॉरी, O के बाद क्या आएगा, प्राइवेट कंपनी, फिर क्या आएगा, पब्लिक, पब्लिक कंपनी, फिर ये आपका सब्सिडरी, ओपी, पी के बाद एस आता है, सब्सिडियरी, एंड लास्ट में आपका अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कैपिटल लाइबिलिटी वाला, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
तो देखो, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो ना, अगर आप इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो, और नंबर्स को स्मॉलर से स्मॉल टू लार्जर नंबर्स, तो आपका क्या होगा, आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे। इजी। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। तो इस तरीके से जितने भी कंपनीज हैं आपको सारे याद हो जाएंगे, जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। फिर आपका एक दो क्या है, सेक्शन 8 कंपनी, वो तो आपका देखो सेक्शन 8 है, आई डोंट थिंक सो यू इवन नीड टू, सेक्शन 8 तो अलग ही है, तो उसको तो डाल के कोई फायदा नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज हो गए। फिर आपका एक डोरमेंट कंपनी है सेक्शन 455, ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको तो अलग से ही आप याद कर सकते हो, इसको याद कराने के लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि आपको ट्रिक्स चाहिए। तो दो कंपनीज जो है आपका डोरमेंट कंपनीज, और एक है आपका गवर्नमेंट कंपनीज, और एक है आपका, लिखो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज which is section 455, और एक है आपका NPO companies which is section 8. So these two sections you do not need to remember. I do not need to give you any tricks to remember. तो आपको अच्छे से याद होगा। तो आज का क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑल। आई होप यू लाइक द क्लास। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यू कैन कमेंट और ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड आस्क मी डाउट्स देयर। Thank you so much everyone. It was very nice having you all. See you in the next class. Bye bye.